अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है, और आज भी जो मैंने हसीन सा आउटफिट पहना है वो है मिन अयाज ब्यूटीक का। आप लोगों को अगर ऐसा चाहिए, ऐसा बनवाना है, या कोई और भी कलर में डिजाइन में चाहिए, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, मिन अयाज से आप बात कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं, और अपनी मर्जी का आउटफिट आप बनवा सकते हैं। बहुत ही हसीन और बहुत ही क्लासी इनके आउटफिट होते हैं। कल वाला भी आपने देखा, आज भी देख सकते हैं, और इसके अलावा पूरे हफ्ते मैं बताना चाहूंगी कि मैं इन्हीं के ड्रेसेस पहनूंगी इंशाल्लाह। इसी के साथ साथ अपने मौजूद मेहमानों की तरफ आप लोगों का ध्यान मुतवज्जा करवाती हूँ। मेरी बातें तो ऐसी हैं कि पूरा 1 घंटा आप लोगों से बातों में लगी रहूंगी और टाइम पता नहीं चलेगा, लेकिन मेहमान ग्रामी से भी आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं, जो कि बहुत अहम बात है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जावेद आलम सिद्दीकी साहब, जो कि प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। माशाल्लाह, आपको वेलकम कहते हैं सर मुस्कुराती सुबह में। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिनका नाम है गजाला सलीम, जो कि सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम गजाला, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको भी वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान की तरफ आपको लेकर चलते हैं, जिनका नाम है गुलशाद भट्ट साहब, जो कि प्रेसिडेंट है कश्मीर नेशनल मीडिया फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ शुक्र। माशाल्लाह, आपको भी मुस्कुराती सुबह में सर हम वेलकम कहते हैं। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान की तरफ लेकर चलते हैं आप लोगों को, जिनका नाम है हसन अली, जो कि सोशल वर्कर है। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। और प्यारी हमेशा बचपन से यही बोलती रहती हूँ मैं। मेरा एक डायलॉग है जो कि ये बहुत वायरल हो जाएगा अनकरीब इंशाल्लाह। आप चारों मौजूद मेहमानों को वेलकम कहते हैं जी मुस्कुराती सुबह में। और मुस्कुराते मुस्कुराते ही हम जो है वो हल तलाश करने की हमेशा कोशिश करते हैं। जैसे हम ब्रेक से पहले जब शो स्टार्ट हुआ था, उससे पहले हम बात कर रहे थे कि कराची जो है वो पूरे हमारे मुल्क की मईशत को चला रहा है, लेकिन कराची को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह चला रहा है। बेशक ऐसा ही है। तो क्या समझती हैं गजाला, किस तरह से आप सोशल वर्कर करती हैं? देखिए, आप तमाम मौजूद मेहमान जो है अपनी अपनी जगह पे बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अगर आप लोग अपना काम अंजाम ना दें तो कराची का पहिया बहुत मुश्किल से चले, क्योंकि हालात बहुत नासाज है। तो क्या कहना चाहेंगी, किस तरह का सोशल वर्क करती हैं, जरा अपने बारे में बताइए। देखिए, मेरा ताल्लुक़ खानक़ाह बुखारिया से है। मैं खानक़ाह बुखारी की तरफ से सोशल वर्क करती हूँ। हम बेकस और नादार लोगों की मदद करते हैं, बच्चों की शादियाँ करवाते हैं, रमज़ान में राशन बंटता है हमारे खानक़ाह बुखारिया की तरफ से। और इसके अलावा भी जो है हम हेल्थ कार्ड भी हमारे पास से इशू होता है, जिसमें लोगों की हम मदद करते हैं। देखिए, बुनियादी वजह हालात ख़राब होने की ये है कि हम इंडिविजुअली अपने आप को करेक्ट नहीं कर रहे। हर आदमी दूसरे आदमी को ब्लेम कर रहा है। उसकी वजह यह है कि हम दीन से बहुत दूर हैं, हम दूसरे पर उंगलियां उठाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पर अपने गिरेबान में बाद में जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। राह खुदा की मदद करने में कोई तैयार नहीं होता। गलत कामों में पैसा लगाने के लिए हर आदमी तैयार हो जाता है। आप किसी को अगर दीन खुदा की तरफ बुलाएं तो वो इतने आराम से आने पर तैयार नहीं होता। हमारे जो मुर्शिद हैं सैयद शरफुद्दीन अली बुखारी, उन्होंने हमेशा यही दर्ज दिया है कि खिदमत करो बगैर रंग नस्ल मजहब के। और हमारी खानक़ाह बुखारिया इसी फ़लसफ़े को लेकर आगे काम भी कर रही है। ठीक है। हम लोग मुख्तलिफ इलाकों से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम सफ़ेद पोश लोगों की मदद कर सकें रात के अंधेरे में। इसमें हमें कोई मीडिया पब्लिसिटी नहीं चाहिए। वेरी गुड। और इसमें औरतों का बहुत बड़ा किरदार है। देखिए, औरत हमेशा से एक मेन कैरेक्टर रही है किसी भी सोसाइटी को बनाने के लिए। एक फर्द वाहिद ही एक कैरेक्टर की, एक सोसाइटी की बुनियाद रखता है। औरत पर अल्लाह ताला ने नबी और वली जितनी जिम्मेदारी आयद की है, क्योंकि एक आदमी की अच्छी तरबियत वो पूरी नस्ल की अच्छी तरबियत होती है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी माएँ जो हैं वो दूर है इन सब चीज़ों से, और उसकी बुनियादी वजह ये कि हमने कुरान शरीफ को छोड़ा हुआ है। हमारी बेटियां जब रुखसत होती हैं तो हम कुरान शरीफ को उनके सरों पर रख देते हैं। उनको ये नहीं कहते कि बेटा इसे खोल के पढ़ना भी है। कुरान शरीफ वो वाहिद किताब है जिसमें पैदा होने से पहले से लेकर मरने के बाद तक का सफर लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। अगर हम कुरान शरीफ को खोल कर पढ़ें तो हमें किसी मौलवी की, किसी कानूनदान की, किसी वकील की जिंदगी में कभी जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल ऐसे। कुरान शरीफ में भाई बहन से लेकर पड़ोसी, रिश्तेदार, काफिर, हर बंदे के साथ एहसन सुलूक की हमें ताकीद की गई है। अल्लाह ताला ने हमें एक अच्छा इंसान पैदा किया है, ना कि हमें शिया, सुन्नी, बरेलवी, काफिर, हिंदू, ये अल्लाह ताला ने नहीं पैदा किया। लेकिन हम इन सब चीज़ों को छोड़कर बैठे।
بالکل ایسا ہی ہے. اور میں چاہتی ہوں غزالہ آپ جب بھی اب بات کریں نا تو یہ والا کیمرہ آپ کا ہے یا آپ یہاں پہ دیکھ کے بات کریں تاکہ ناظرین جو ہے وہ آپ کی اچھی اچھی باتیں جو ہے وہ سن سکیں اور وہ آپ سے ملاحظہ کر سکیں. سر آپ کی جانب بڑھتے ہیں. جاوید عالم صاحب بتائیے گا, آپ بھی سوشل ورکر ہیں, کس طرح کا سوشل ورک کرتے ہیں, کیسے لوگوں کو فیضیاب کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں بیسیکلی سوشل ورکر ہی ہوں, اور یہ میں نے سمجھے اپنے اسکول کے زمانے سے ہی اپنے جو علاقے تھے وہاں پہ ہم پروگرام کرتے تھے, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں سوشل ورکنگ میں. ایک تو علم و فلاح آتا ہے, پھر نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں بھی آتی ہیں. بالکل. تو ہم اپنے اسکول کے وقت سے ہی ہم نے وہاں پہ ایک ایسوسیشن بنائی تھی جس میں ہم 23 مارچ 14 اگست ربیع اول کے پروگرام کرتے تھے, ڈبیٹ کرواتے تھے, اور جو بچے اس وقت تھے ان کو وہ ماحول پیدا کرتے تھے کہ وہ بجائے کسی غلط سرگرمی کی طرف جانے کے اپنی سرگرمیاں پازیٹیو سائڈ پہ رکھیں, مطلب کھیلوں کی طرف رکھیں, تقریری مقابلے کرواتے تھے, نعت خوانی کا کرواتے تھے. تو اس طریقے سے بڑھتے بڑھتے اس کے بعد پھر آج کل اس وقت جو ہے ایک ہماری علم و فلاح کے نام سے ایک NGOs کام کر رہی ہے جس میں ہم مختلف فری کیمپس لگاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک ہمارے دوست ہیں وہ ہم نارتھ نازم آباد ٹاؤن میں ایک اسٹال لگاتے ہیں جہاں پہ 20 روپے کی بریانی, چکن بریانی جو ہم لوگ گھروں میں کھاتے ہیں وہ 20 روپے کی ہم انہیں, کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے 20 روپے کی تو روٹی مل رہی ہے. بالکل 20 کی نہیں سر 30 روپے کی ہوگی جی, 20 سے اب وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں بیچارہ ایک عام آدمی وہ کس طریقے سے کوئی اچھی غذا کھا سکتا ہے. تو ہماری ایک کوشش ہے چھوٹی سی, اور سردیوں میں ہم کپڑے, جوتے اور بہت ساری چیزیں جو بیچارے مستحق ہیں ان کو ہم کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ٹھیلے, مختلف ٹھیلے ہم نے تیار کر کے دیے جو مستحقین ہیں, بیچارے کوئی حادثے میں کسی کا ہاتھ یا کوئی معذوری ہو گئی اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا کوئی کاروبار کر سکتے, تو چھوٹے لیول پہ اس کو کاروبار کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, بجائے اس کے کہ ہم اسے پیسوں کی مدد کرتے رہیں یا صرف ہم اس کو کھانا دیتے رہیں. ہم اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ خود اپنی خاندان کی کفالت کریں. بالکل. اور اس کے علاوہ مختلف ہاسپٹلز میں ہمارا جانا ہوتا ہے, اور وہاں پہ آپ دیکھیں سرکاری ہاسپٹلز کہ وہاں جو بیچارے پیشنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ صرف کراچی کے نہیں ہوتے, کراچی سے باہر کے بھی ہوتے ہیں, تو وہ جس طریقے سے سردیوں میں اور باہر ہوتے ہیں ان کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں یا کوئی چادر نہیں ہے, کوئی ایسی چیز ہے, تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ وہاں جا کے ان کو دے سکیں. زبردست, بہت بہترین کام. کراچی تو آپ کو پتہ ہی ہے جیسے کہ کراچی اگر یہاں سے سوشل تنظیمیں مطلب کہ اپنا کام ختم کریں تو کراچی کا جو حال ہوگا وہ میرے خیال سے انٹیریئرز جیسا ہی ہوگا, کیونکہ یہاں کی جو آبادی ہے اور جہاں کے جو لوگ ہیں اور اس میں بیچارے بہت بڑا طبقہ جو ہے لیبر پہ ہے, تو انحصار کرتے ہیں. تو اس لیے سوشل ورکنگ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ہمارے سمجھے تحفہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں تو وہ ایک درد مند دل رکھتے ہیں. وہ صرف کراچی نہیں بلکہ سیلاب زدگان, زلزلے یا کوئی بھی ایسی آفات پاکستان میں کہیں ہو وہاں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں, بڑھ چڑھ کے کرتے اور ہیں. اس میں مجھے وہ پھر ایک شعر یاد آتا ہے جو ہم سنتے ہیں کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پہ, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کراچی کو بہت ساری آفات سے محفوظ رکھا ہوا ہے, کیونکہ کراچی ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی سوچتا ہے. بالکل, دوسروں کا بھی سوچتے ہیں. حسن آپ بتائیے گا آپ کس طرح سے سوشل ورک کر رہے ہیں, اپنی خصوصیات بیان کیجئے. پہلے تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں میٹرو ون چینل ڈائریکٹر منصور صاحب اور اسپیشلی آپ کا کہ خانقاہ بخاری سے نمائندگی کرنے میں مجھے موقع ملا. اور سوشل ایکٹیویٹیز کے اگر حوالے سے میں آپ سے کچھ کہوں تو میں آغاز کروں گا قرآن کی آیت سے. سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ ارشاد باری تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ان امتوں میں بہترین ہو جسے انسانوں کی فلاح کے لیے پیدا کیا گیا. دیکھیں اگر فلاح کو سمجھنا ہے نا, فلاح کا جو کانسیپٹ ہے, فلاح کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں آئین دیا, قرآن دی, شریعت دی, اس کے مطابق اگر فلاح کو سمجھنا ہے ہمیں تو فلاح کی اگر تفسیر میں جائیں تو قرآن کا جواب قرآن سے اگر آپ لیں تو آپ چوتھے پارے کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو, فلاح کو نہیں پہنچ سکتے جب تک قیمتی چیز رائے خدا میں قربان نہ کرو. کیونکہ انسان قربانی اپنی ذات سے جب دے, جس چیز کا وعدہ کرے اس کو پورا کرے. قرآن میں جیسے آیت ہے کہ اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ بیسک کانسیپٹ پکڑنا چاہیے کہ اپنی سطح سے انڈیویجولی ہم کیا کر سکتے ہیں.
دیکھیں تذلیل سے بہتر تنقید اور تنقید سے قبل تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہی فقدان ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ تنقید برائے تنقید کر کے آگے چل رہے ہیں، جبکہ اس سے امت ٹوٹ رہی ہے. آپس میں جو یکجہتی ہے، جو آپس میں کوارڈینیشن ہے، وہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے. مستقل ہم لوگ آگے جو ہے بڑھنے کے بجائے پیچھے آ رہے ہیں. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی طور پر دوسروں پہ تنقید نہ کریں، اپنی سطح پہ جو ہمارا انڈیویجول کام ہے وہ انفرادی طور پر اجتماعیت کے لیے کریں. کوشش یہی کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا درد، ایک دوسرے کے دکھ میں ساتھ کھڑے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر تعاون کریں، بجائے تنقید کے ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ہمیں آگے کے اسٹیپ، آگے کے معاملات کے حوالے سے سوچنا ہے. جیسے میں خانقاہ بخاریہ سے یہاں پر حاضر ہوا ہوں، پیش ہوا ہوں، تو خانقاہ بخاریہ جو ہمیں نقطہ نظریہ دیتا ہے، کیونکہ میں وہاں سے کافی ٹائم سے وابستگی رکھتا ہوں، تو خانقاہ بخاریہ میں جو نظام، جو سسٹم میں نے وہاں دیکھا، جس نظام کو میں دیکھتا ہوا آیا ہوں، جو میں نے اس کو فالو کیا، ہماری اکانومی جس کنڈیشن پہ، جو ہماری اکانومی کی کنڈیشن ہمارے سامنے چل رہی ہے، اس کے بہت سارے فارمولے ہیں ہمارے پاس. اگر ان کو بروئے کار لایا جائے تو آگے ایک اکنامی اسٹیبل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. میں نے ان تقریباً 15 سے 10 یا 15 سال سے میں مطلب خود اپنا میرا ذاتی تجربہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے بڑے لیڈران، بڑے بڑے شخصیات، اہم شخصیات آتی ہیں، ان سے مشاورت لیتی ہیں، اور یہاں تک کہ یہ بھی کہا ہے کہ ہم آپ کی سربراہی قبول کرتے ہیں ابا جی کی، لیکن وہ یہی کہتے ہیں میں اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب پہ بھروسہ کرتا ہوں. اگر قوم جو آئین ہمیں دیا ہے قرآن، اس کو اس پہ تحقیق کر کر، اس پہ فکر کر کر، تفکرون کا جو ہمارے جو فقدان ہے نا فکر کا، جو ہماری قوم، ہمارے نوجوان نسل جو کہتے ہیں کہ جیسے آپ کسی چیز کی تحقیق نہیں کریں گے، جب تک آپ فکر نہیں کریں گے تو پھر آپ کا ذکر کیسے ہوگا؟ بالکل ایسے ہی. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فکر کی، پھر ان کا ذکر ہوا بلند، جیسے ورفعنا لک ذکرک. تو ہمیں اپنی سطح پر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی پہ تنقید کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، آنے والے وقت میں ایک دوسرے کے لیے ساتھی بنے دکھ اور اس کے غم کا. اور اگر آپ سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بالکل گراؤنڈ سے آپ نے ورکنگ اسٹارٹ کرنی ہے. ڈور ٹو ڈور جا کے آپ وہاں پر جا کے جب بات کریں، آپ گفتگو کریں، تو آپ یہ نہ کہیں کہ ہم یہ کر دیں گے. آپ اپنی حیثیت میں، اپنی ذات میں آپ اس وقت کیا ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. بالکل. آپ کی مطلب جو آپ کی کرنٹ جو کنڈیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ وہ کام اور وہ بات کریں کہ جس میں جو قرآن سے نہ ٹکرائے، کہ جیسے اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. تو ہمارے جو معاشرے میں ایک تو وعدہ خلافی یہ بہت عام ہے، اور جو کہتے ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں. بالکل. تو اگر یہ چھوٹی چھوٹی دیکھیں قرآن کی ایک بھی آئین کے اگر ہم خلاف کوئی کام کریں گے تو لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی قومیں بالکل اللہ ہلاک تعالیٰ فرمائی، ناراض کہاں گئی وہ سنگتیں، اللہ تعالیٰ نے کھپا دیں، کچھ کسی کا نہیں پتا. تو آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ، اگر جیسے یہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، میں ہوں، اور جو لوگ اپنی اپنی سطح پر کام کر رہے ہیں یا اپنی جو ڈیوٹیز رسپانسبلٹیز ادا کر رہے ہیں، اگر یہ ذاتیات کی بنیاد کو چھوڑ کے، کہتے ہیں نا وہ عقل، کیا کہتے ہیں نا، خود پسندی عقلوں کی بیماری ہے، اپنے مال کو دوسرے کے لیے زرخیز نہ بناؤ. تو یہ جو زرخیز اندوزی اگر ختم ہو جائے آپس میں، اور آپ کے ہاتھ تقسیم کرنے والے بن جائیں اور آپ کے جذبے تقسیم والے ہوں، بالکل. تو میں کہتا ہوں یہ قوم جو ہے بہت آگے نکلے گی. لیکن کوشش اور آپ کے نیک نیتی ہونی چاہیے کہ آپ کس طرح سے اس کو لے کے چلیں گے اور کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ آپ تعاون کریں گے. بالکل. بڑھتے ہیں ہم گلشاد بھائی کی جانب، ان سے جانتے ہیں کیونکہ وہ پریزیڈنٹ کشمیر نیشنل میڈیا فاؤنڈیشن سے ہیں. تو سر بتائیے گا کشمیریوں کے حالات ہمیں بھی چاہے سننے ہیں، جاننے ہیں کہ ہمارے جو بھائی بہن وہاں رہتے ہیں وہ کن مسائل کا سامنا کرتے ہیں. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا کہ آپ نے ایک کشمیری کو جو ہے کہ یہاں جب میں کراچی آیا تو آپ نے مجھے بھی یہاں آنے کا موقع دیا. میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ یہاں کراچی آیا ہوں، اس سے پہلے میں نے کراچی دیکھا نہیں ہے. اگر بات کشمیر کے مسائل پہ کی جائے تو ہمارا جو کشمیر ہے بیسک 22 اکتوبر 1947 سے تاحال ظلم و جبر کا شکار ہے، بھارتی درندگی کا شکار ہے. آپ لوگ تو ویسے بھی میڈیا سے آپ کی وابستگی ہے، آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کس ترتیب سے اور کس طریقہ کار سے جو ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں اپنے مظالم ڈھا رہا ہے. آپ ذرا پیچھے چلے جائے تو 5 اگست 2019 کو بھارت نے جو ہمارا کشمیریوں کے ایک اسپیشل سٹیٹس تھا، جو آئین تھا ہمارا 3500 دفعہ 270 کی، تو اس میں کھلواڑ کر کے انہوں نے اس آئین کو جو ہے کہ وہ توڑا. اور آج نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت
जो उसकी एक हिंदू अक्सरियत है वो जो है कि वो कश्मीर में ला रहा है और हमारी ज़मीनों पे ज़बरदस्ती भारत काबज़ हो रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि चूँकि मीडिया का एक अहम रोल बनता है इस इशू पे, मसला बिलखसूस मसला कश्मीर पे, पाकिस्तानी मीडिया ने वैसे भी अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा ये हमारी आवाज़ बने हैं, क्योंकि कश्मीरी मजलूम, महकूम, मजबूर और बेबस लोग हैं। और इनकी बेबसी की आप हालत ये देखें कि एक तरफ भारत की 10 लाख से ज़ाहिद इंडियन आर्मी, असला बरदार फ़ौज, और उसके बाद जो है कि वो नरेंद्र मोदी के गुंडे जो है कि वो कश्मीर के मुख्तलिफ गली महलों में और जगह जगह अपने मोर्चे कायम किए हुए हैं और जगह जगह बैठे हुए हैं। और कश्मीरियों की जो हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जिनका सफ़र करना एक दुश्वार होता है, तो वो उन्हें तंग करते हैं, उन्हें अज़ियत देते हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है और बिलखसूस मैं पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश करता हूँ कि मसला कश्मीर के लिए आप लोग एक मौसर आवाज़ बने। मुझे उम्मीद है बल्कि पूरी कश्मीरी कौम जो है ना कि उनकी एक निगाहें यहाँ पे जमी हुई हैं, पूरी पाकिस्तानियों पे निगाहें जमी हुई हैं इस आस पे कि पाकिस्तान हमारा एक मजबूत और तवाना हमारी आवाज़ है और मसला कश्मीर के बेहतरी के लिए जो है ना कि वो भरपूर किरदार अदा करेगा और यकीनन कि एक दिन वो ज़रूर आएगा जब कश्मीरी आज़ादी की सुबह देखेंगे। बिल्कुल, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हम दुआ गो हैं। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब फरमाइएगा। लोग अक्सर कहते हैं जी कि अवाम का जिक्र करते हैं कि अवाम अपने आप को, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी जो कौम है, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, पठान, पंजाबी, सिंधी, बलोची, उर्दू बोलने वाले और हमारे सराइकी भाई, मतलब कोई भी, वो सब अपनी जगह बेहतर काम करने और बेहतरी की उम्मीद ले कोशिश करते हैं। अब एक मिसाल है, अभी आप करंट अगर ले लें इशू कि इस वक्त जब से 7-8 महीने साल होने वाला है, तो इंडस्ट्री की हालत आपकी ख़राब है। अब बहुत सारे, क्योंकि मैं ख़ुद भी इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, अब बहुत सारे लोग चाहते हैं, बहुत सारे कारीगर हैं, बहुत सारे मास्टर्स हैं और मुख्तलिफ फील्ड में, लेकिन जॉब, इंडस्ट्री की हालत ख़राब होने से उनकी जॉबें ख़त्म हो गई और वो जॉब की तलाश में। अब इन सूरत हाल में किस तरीके से वो किसी की मदद कर सकते हैं? तो अब वो अच्छा चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो या उनके बच्चे किसी गलत साइड पे जाएं, लेकिन हुकूमत की पॉलिसियां उन्हें मजबूर करती हैं कि वो फिर कुछ मतलब इस तरह की काम करें या अपने बच्चों को वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाते जिससे एक सेहतमंद माशरा तश्कील पाता है। जब आप मुस्तहकम होते हैं तो आप बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं, अच्छी खुराक देते हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर आप बेरोज़गार हैं तो अब इसमें कसूर उन बेचारों का नहीं है। वो तो चाहते हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग सुबह शाम आते हैं, कोई मतलब कि कारीगर है वो कारीगरी के लिए आता है, कोई लॉटरी के लिए आता है, कोई चौकीदारी के लिए आता है, लेकिन क्योंकि हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से इस वक्त इंडस्ट्री क्राइसिस का शिकार है और क्योंकि डॉलर कहीं नहीं रुक रहा था, एलसियाँ नहीं खुल रही थी और बहुत सारे मसले मसाइल थे, जिसके अभी इसमें उनका कसूर तो नहीं है, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी का कसूर है। तो गवर्नमेंट अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, लोगों को तालीम, सेहत और रोज़गार दे, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी शख्स जो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो वो किसी के लिए कोई बुरा नहीं सोचेगा। आप देखें जो दूसरे ममालिक है, यूरोप है, ये जापान है, वो उन्हें किसी कोई ताल्लुक़ नहीं, वो सिर्फ अपना काम, अपना घर, और हमारे यहाँ भी ऐसी हालात थे, लेकिन सियासी हालात ख़राब होने की वजह से और हमारी सियासत में सियासतदानों के बजाय कारोबारी लोगों को इंटर करने की वजह से हमारी इंडस्ट्री, हमारी जो मुस्तहकम इदारे थे, जैसे कराची ट्रांसपोर्ट के एक ज़माने में कराची में था, वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल, लेकिन जावेद आलम साहब इस बारे में बात करेंगे मजीद कि क्या तमाम जिम्मेदारियां हुकूमत की होती है, लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं हम किचन की तरफ और आपको लेकर जाते हैं किचन की दुनिया में, मिलवाते हैं आज शेफ सैरिश से और जानते हैं कि आज वो क्या बना रही हैं। मुझे शेफ नौरीन अचानक से याद आ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शेफ सैरिश? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। भाई येलो कलर में तो आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। आज क्या बना रही हैं? कच्ची हल्दी का सालन। ठीक है। हल्दी जो होती है अदरक की तरह होती है, काफी लोगों को नहीं पता कि ये हल्दी है क्या चीज। ठीक है। काफी लोग यही कहते हैं हमने कच्ची हल्दी तो देखी भी नहीं है। तो ये अदरक की तरह हल्दी होती है। हल्दी को मैं इस तरह से चॉप कर लूँगी, इस तरह से हम इसको चॉप कर लेंगे। हल्दी मैंने ली है 100 ग्राम, 100 ग्राम लिए है मैंने मटर, 4 टेबल स्पून ली है भुनी हुई सौंफ, ओके, 1 कप लिया है दही, ये मैंने लिया है 1 टमाटर, अदरक, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्चें, इसको मैंने पीस लिया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। धनिया मैंने अपना ही लिया है, धनिया को भून के इसको पाउडर बना लिया, क्योंकि मिलावट का तो बहुत ज़माना है तो वो जायका नहीं आ पाता है। बिल्कुल।
गरम मसाला मैंने लिया है 1/4 टीस्पून और पिसी मिर्ची लिया मैंने 1/2 टीस्पून। सबसे पहले मैं घी को गरम इसको अच्छा ये हल्दी जो है ना हमेशा घी में बनती है क्योंकि हल्दी की जो कड़वाहट है ना वो ख़त्म हो जाती है घी वो से। घी से ही जाएगी, ऑयल नहीं यूज़ करें इस सालन? नहीं, ऑयल नहीं यूज़ करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम घी को गरम कर लेंगे और ये हल्दी जो है मैं इसमें डाल के इसको ब्राउन करके निकाल लूँगी। फिर हल्दी निकालने के बाद मैं इसमें मटर डाल के ब्राउन कर लूँगी हल्के से। लेकिन अगर आपको मटर नहीं पसंद तो आप इसमें गोभी भी डाल सकती हैं, फूल गोभी होती है ना जी, उसकी कटिंग करके आप जैसे ये प्रोसेस मटर का होगा उसी तरह से आप गोभी का भी प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई चाहता है कि इसमें चिकन ऐड कर ले, मटन ऐड कर ले, बीफ ऐड कर ले तो कर सकते हैं? बीफ का कीमा यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। वो डाल सकती हैं इसमें। ओके, ज़बरदस्त। लेकिन ये जो हल्दी है ना ये आपको मटर कीमा ही लगेगी, अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा ये जादू है। वाह भाई वाह, शेफ सैरिश तो कल भी इन्होंने लौकी के कबाब बनाए थे और उन्होंने कहा कि आपको लौकी जो है वो कीमा लगेगी, और आज ये कह रही हैं कि आपको जो है हल्दी जो है वो आपको कीमा जैसे लगेगी। तो ये जादू जो है वो सच में सैरिश के हाथ में। और ये अवामी शेफ का जो है आपको लोगो और वो मिलता है तमगा जो कि दिया है मंसूर भाई ने, अभी मेरे कान में बोला कि ये बोल दो कहकशा, अवामी शेफ है हमारी शेफ सैरिश जी। जी, इसको ब्राउन करके निकाल लेंगे। अच्छा, हल्दी को आप घर में जैसे सर्दियों में आती है ना ये हल्दी को आप सुखा के पीस भी सकती हैं, क्योंकि जो बाज़ार में मिलती है ना वो हल्दी में वो जायका नहीं आ पाता है, हम जितनी भी डाल दें मज़ा नहीं आ पाता। और इसको आप एक चुटकी डालेंगी घर में, इसको सुखा लीजिए, सुखा के पीस लीजिए, पाउडर बना लें और वो आप अपने खानों में इस्तेमाल करिए। ठीक है। तो ये कितनी देर में रेडी हो जाती है रेसिपी ये कंप्लीट? तकरीबन 20 मिनट में रेडी हो जाएगी। 20 मिनट में रेडी हो जाएगी। चलें, जब तक आप मजीद प्रोसेस हमें बताइएगा, लेकिन हम बढ़ते हैं एक ऐसे अहम प्रोसेस की जानिब है, उसके बगैर हमारा प्रोग्राम अधूरा है। जी जनाब, ब्रेक की जानिब जाना है हमने, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं। देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, बढ़ते हैं हम शेफ सैरिश की जानिब और देखते हैं जो हम रेसिपी अधूरी छोड़ कर गए थे कहाँ तक पहुंची है। जी शेफ सैरिश बताइएगा। मैं मटर डाल दूंगी, मटर डाल के हल्का सा भून लेंगे हम जी। फिर उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे और हमारा हल्दी का सालन तैयार हो जाएगा। कच्ची हल्दी का सालन तैयार है। कच्ची हल्दी का सालन तैयार हो जाएगा। और आप लोगों को अगर टेस्ट जानना है और मालूम करना है कि कच्ची हल्दी क्या सच में लगती है कीमे जैसी, तो आपको ये अपने घर में ट्राई करनी पड़ेगी। और मटर जो है वो डल चुके हैं, पॉट में बन रही है आज कच्ची हल्दी का सालन जो कि बना रही है शेफ सैरिश। शेफ सैरिश आज बनाइए आप, हम लोग बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब, फिर रेसिपी देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है। थोड़ी देर में दोबारा आएंगे आपके पास। जी गजाला बताइएगा, आप सोशल वर्कर हैं माशाल्लाह और ज़बरदस्त किस्म से आप काम कर रही हैं और खानका बुखारिया से भी आपका ताल्लुक है। क्या विजन और क्या मंशूर है आप लोगों का? विजन और मंशूर हमारा यही है कि कुरान शरीफ की तालीम देना। लोग कुरान शरीफ से बहुत दूर हैं, उनको दरस कुरान की तरफ वापस लेकर आना। हर जुम्मे को हमारे खानका बुखारिया में माशाल्लाह से दरस कुरान होता है। लोगों की कसीर तादाद उस दरस कुरान में शिरकत करती है और माशाल्लाह से कुछ सीख कर भी जाती है। देखिए, हमारे बुनियादी जो मसाइल है ना, वो उसकी वजह ये है कि हम दीन से बहुत दूर हैं। और जब हम दीन से बहुत दूर हैं तो नफ्सा नफ्सी में पड़े हुए। हर शख्स जो है वो रिस्क की मारा मारी में फंसा हुआ है, जबकि रिस्क का वादा अल्लाह ताला का है। जब रिस्क हमने अपने हाथ में ले लिया है तो फिर अल्लाह ताला ने भी हमारे बहुत सारे मसाइल को हम पर छोड़ दिया है कि भाई सब कुछ तो तुम लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। तो जब तक हम अल्लाह ताला से नहीं जुड़ेंगे, अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों को आसान करने वाला नहीं है। हमारे जो पीरो मुर्शिद हैं सैयद शरफुद्दीन अली बुखारी, उनकी तालीमात हम हमारे लिए यही है कि भाई अल्लाह के दीन की तरफ जुड़ो, अल्लाह के दीन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को दीन कुरान की दावत दो। अपनी ज़िंदगी देखिए, हमने अपनी ज़िंदगियों को खुद मुश्किल किया हुआ है। हमने अपनी ख्वाहिशात को अपने वसाइल से ज़्यादा बढ़ा लिया है। बेशक हम अपने हाल में खुश नहीं हैं। हम माजी को देखकर कुड़ते हैं, हाल से हम मायूस रहते हैं और मुस्तकबिल की फिक्र में हम घुलते हैं, जबकि हाल, माजी और मुस्तकबिल सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। बेशक औरतों ने अपनी ख्वाहिशात को इतना बढ़ा लिया है कि फिर उनकी वजह से उनकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब रहती है। हमारे जो नसीब का है वो हमें मिलकर रहेगा, इस बात पर हमारा यकीन खत्म हो चुका है। सही कह रही हैं, कहीं ना कहीं यही हमारी नाकामी की वजूहात बनती हैं। और जब हम दर्द सुनते हैं तो आप यकीन करें दिल को इतना सुकून मिलता है, इतनी तक़वियत होती है कि अल्लाह ताला है जो हमारे दिलों को फेरने वाला है, हमारे हाल को बदलने वाला है। बेशक वो हमसे 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। बिल्कुल बेशक। तो हमारी कोशिश यही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दीन की दावत दें। और रही वेलफेयर की बात, तो माशाल्लाह खानका बुखारिया से मतलब बंद हाथों से लोगों की मदद की जाती है, उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं की जाती। चाहे वो लोगों के घरों के राशन का मसला हो, उनकी सेहत का मसला हो, बच्चों की शादियों का मसला हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमें जो हैं वो ग्राउंड में उतरी हुई हैं।
اب ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم نیشنل سطح پر بھی آئے، کیونکہ ریاست کی مدد کے بغیر نا یہ اتنے سارے کام جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. ابھی جو ہمارے 3 کینڈیڈیٹس ہیں ماشاءاللہ وہ اپنے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ لوگ فیض یاب ہوں. تو اسی لیے ہمارے جو پیر و مرشد ہیں سید شرف الدین علی بخاری، انہوں نے اپنے 3 کینڈیڈیٹس کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ وہ جیتیں گے، تو پھر ہم اور زیادہ لوگوں کی مدد کر پائیں گے. بالکل. آپ شرف الدین بخاری سے آپ کی مراد ہے ابا جی سرکار؟ بالکل جی بالکل. بڑھتے ہیں ہم حسن کی جانب. حسن آپ بتائیے گا آپ کب جڑے ابا جی سرکار خانقاہ بخاریہ سے؟ وابستگی تقریباً 10 سے 12 سال ہو گئے مجھے خانقاہ سے وابستگی ہوئی، اور جو خانقاہ کے اندر جو ویژن لے کے جو پہلے ویژن تھا وہ ویژن اب بھی ہے کہ آپ لوگ اپنی ذات سے سچے ہو جائیں. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر انسان اپنی ذات سے سچا ہو جائے اور جیسا اس کو درد جیسے خود پہ بیتتی ہے دوسرے کے دکھ کو اسی طرح سمجھے، تو میرے خیال سے یہی فلاح ہے، یہی ایک دوسرے کا درد بانٹنے کا طریقہ کار ہے. خانقاہ کے اندر جس طرح سے نظام کو لے کے چل رہے ہیں، قرآن احادیث کی روشنی کے اندر نوجوانوں کے اندر ایک نیا شعور بیدار کر رہے ہیں کہ دیکھیں قرآن ہمارا آئین ہے، اگر ہم اپنے اس آئین کو فالو کریں اور اس پہ عمل کریں، کیونکہ سورہ اثر میں آیت ہے نا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد بیٹھنا نہیں، ایمان کے بعد نیک عمل کرنے، پھر وتواصوا بالحق، اور پھر حق کی تلقین کرنی ہے، اور وتواصوا بالصبر، اور پھر صبر کرنا ہے. دیکھیں ہم لوگ اگر اپنی سطح پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا اپنے اندر اس کو ایبزارو کریں اور تھوڑا تھوڑا عمل میں لے کر آئیں، اور نوجوانوں کو اور آنے والی نسل کو متعارف کرائیں کہ آئین کیا کہتا ہے، ہمارے قائد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی تعلیمات کیا ہیں، تو معاشرہ ہماری ترقی کی طرف بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک جو شعور ہے انسان جو جس کا فقدان اس قوم میں پایا جاتا ہے، آنے والی نسلوں کے اندر وہ بیدار ہوگا. بالکل. اب دیکھیں جیسے نیشنل سطح پہ جیسے غزالہ باجی نے بات کری کہ ہمارے کینڈیڈیٹ آزاد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں، دیکھیں یہ بات تو انہوں نے بالکل بجائے کہی کہ ریاست جو ہے نا، ریاست کو کوئی کلیم نہیں کر سکتا. ریاست جو ہے نا، دیکھیں جیسے ہمارے مہمان انہوں نے کہا کہ کچھ پالیسی کا فقدان ہے، کچھ پالیسی میکنگ مطلب درست نہیں ہے، حکمت عملی اختیار نہیں کی جا رہی. دیکھیں ایسی حکمت عملی اگر آپ اہل علم سے لیں اور اہل علم سے جا کے رجوع کریں تو وہ آپ کو قرآن اور حدیث کی، کیونکہ دیکھیں قرآن میں تمام امتوں کا حال اور احوال بتا دیا گیا ہے، ان پہ عذاب کیوں نازل ہوا، کس وجوہات اللہ کی کون سی وہ وجوہات تھی جن سے اللہ کی ناراضگی بڑھی اور یہ قوم کیوں ہلاک کی گئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ اپنی سطح پر کام کر رہے ہیں تو اگر آپ نیشنل لیول پہ کام ہم لوگ جیسے کرنے جا رہے ہیں تو ہم پہلے اپنے کریکٹر کو قرآن کی تعلیم کے مطابق، اور جو ہمارے ابا جی سرکار ہے جو انہوں نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اور جو ہم نوجوانوں کو یہاں تک پہنچایا ہے اور ہم کو گائیڈ کیا ہے، ہمیں ایجوکیٹ کیا ہے کہ آج ہم اس فرنٹ پر آ کے آپ سب کے سامنے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں آگے اپنا اسٹیپ لینا ہے. اور جو ہمارے 3 کینڈیڈیٹ جو آزاد امیدوار ہمارے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ نیشنل سطح پر جا کر کس طرح سے اپنی خدمات سر انجام دیں گے، جس میں غزالہ باجی نے یہ بات کہی. جی 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 بالکل. اچھا میں حسن کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ ہمارے جو پیر و مرشد ہیں سید شرف الدین علی بخاری، وہ ایک انقلابی رہنما کے طور پر سامنے آئے، کیونکہ وہ انسان میں بیداری کی روح پھونکتے ہیں. 99% جو ہے وہ یوتھ ہے ان کے ساتھ، اور اس پرفتن دور میں یوتھ کا قرآن شریف سے جڑنا بڑی بات ہے. دیکھیں سوسائٹی تو تبدیل انڈیویجولی ہوگی نا، ایک ایک کیریکٹر بدلے گا تو سوسائٹی بنتی چلی جائے گی، اور جب تک یوتھ نہیں جڑے گا قرآن شریف کے ساتھ تو سوسائٹی کیسی بدلے گی. ہم تو اپنی عمر کا ایک حصہ گنوا چکے ہیں، لیکن اب ہمارے بچوں کا وقت ہے. تو اس سے پہلے کہ قرآن شریف ہمارے درمیان سے اٹھا لیا جائے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، ہم سب کو قرآن شریف کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے. قرآن شریف ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، بے شک یہ زندگی کی، اس میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے. اور جب تک ہم قرآن دیکھیں جس طرح ہم ہیں نا ویسے ہی ہمارے حکمران ہیں. ہم صرف حکمرانوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، ہم خود کہاں کریکٹ ہیں. بالکل صحیح بات ہے. یہ بات ہم ادھوری چھوڑ کے گئے تھے سر. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ تمام ذمہ داری کیا حکومت کی ہے، یا کیا سمجھتے ہیں عوام کو بھی کس طرح سے چلنا چاہیے نازک دور سے جو ہم گزر رہے ہیں؟ بتائیے گا جاوید صاحب. دیکھیں جی ابھی جیسے حسن صاحب نے اور غزالہ نے کہا، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ لیڈرشپ، اور جیسے ہمارے 1,24,000 پیغمبر آئے اور انہوں نے ہماری رہنمائی کی، صحیح ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کیونکہ آخری تھے، آخری نبی تھے، اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا، تو یہ ذمہ داری پھر امت کو سونپ دی گئی تھی، صحیح ہے. اچھا اب اگر ہمارے یہاں دیکھیں، کیونکہ حکومتیں بنتی ہیں، سیاست بھی اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن ہمارے یہاں سیاست کچھ عرصے سے
इतनी मतलब कि गंदगी, इतनी आलूदगी का शिकार हो गई थी कि एक शरीफ आदमी इसमें आने से कतराता था। और लोग किसी से आप कहते कि यार आपका बच्चा सियासत में जाए, तो कहते नहीं 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 यार सियासत हमारे काम नहीं है, शरीय। तो उसकी वजह से जो गलत लोग थे उनको मौका मिला, उन्होंने अपनी जगह बनाई, माफियाज बनाए, कोई ट्रांसपोर्ट माफिया बन गया, कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ बन गया, कोई बिल्डर्स बन गया। तो उसकी वजह यही थी कि हम उससे दूर रहे कि नहीं हमारे ये काम नहीं है, हमारे ये काम नहीं है। आप ये देखें कि 2018 के बाद जब कोविड आया था और जब FATF में आपके ग्रे लिस्ट में मुल्क चला गया था और ब्लैक लिस्ट करने की साजिश हो रही थी, आलमी साजिश हो रही थी, तो उसमें किसने किरदार अदा किया? उस वक्त की गवर्नमेंट ने। उस वक्त की गवर्नमेंट ने वो पॉलिसियां बनाई जिससे आप कोविड से भी लड़े। और उसमें आपने देखा कि दुनिया, हमारे पड़ोसी मुल्कों का देख लें कि वहाँ क्या पोजीशन थी और हमारी यहाँ कदर बेहतर थी, उससे बहुत बेहतर, बहुत अच्छी थी। तो और हमारी बिजनेस जो थी, जब गवर्नमेंट शुरू हुई थी उस वक्त क्या परसेंटेज थी हमारी ग्रोथ की, और जब गवर्नमेंट गई है उस वक्त 6% थी और फिर दोबारा 0 पे आ गए हम। तो ये मतलब ये कि जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि हम अपने अवाम को अक्सर कहते हैं कि जी हमारी आवाम नहीं, लेकिन पॉलिसियाँ, एक मिसाल है जापान उसकी लीडरशिप ने बनाया। बिल्कुल। तो आप किसको फॉलो करते हैं पॉलिटिकल के वे से, आप किसको फॉलो करते हैं? PTI को, इमरान खान को करता हूँ। उसकी वजह, उसकी दो वजूहात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फरमाइए। कि सोशल वर्किंग तो मैं कर रहा था, पॉलिटिक्स से मेरा इतना ताल्लुक नहीं था, लेकिन जैसे अभी गजाला ने कहा कि वसाइल की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने तौर पे, मैं अभी भी हमारे दोस्त अहबाब और हमारी NGOs बनी हुई हैं इल्म फला के नाम से, और लंडी कोतल नॉर्थ नाज़ाबाद में हम ये एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन हमारे वसाइल महदूद हैं। उसके लिए हमें, जाहिर सी बात, अगर हमें अपने उसको बढ़ाना है नेटवर्क को, तो उसके लिए वसाइल, और वसाइल जो है वो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट में आना एक ज़रूरत बन गया अच्छे, ताकि देखें अब एक मिसाल है, आप अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन आप बाहर बैठे हैं, पॉलिसियाँ सारी असम्बली में बनती हैं, गवर्नमेंट बनाती है, इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट करती है, सारी जो इंतज़ामिया है, मशीनरी है सरकारी, वो गवर्नमेंट के अंडर में थे। अगर वहाँ पे करप्ट और लूट मार करने वाले, कारोबारी जहन रखने वाले लोग बैठे होंगे तो वहाँ तब्दीली कैसे आएगी? और आपको पता है कि जहालत और गुर्बत, ये हज़रत अली का कौल है कि इंसान कुफ्र तक चला जाता है। और हमारी जो पिछली जो गवर्नमेंट है 35-40 साल से जो इस मुल्क में थी, उन्होंने दो ही चीज़ों को प्रमोट किया, एक जहालत को, एक गुर्बत को। और आज आप हाल देख रहे हैं कि हर आदमी नफ्सा नफ्सी का शिकार है। क्यों? जब मेरा आमदनी से मेरा अपना घर नहीं चल रहा तो मैं अपने किसी भाई की मदद कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है। तो और जहालत की वजह से हमारे सोचने समझने की सलाहियतें जो है वो मान पड़ गई। लेकिन शुक्र है कि अब सोशल मीडिया और उसका दौर है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का, तो हमारी जो अवेयरनेस है और जो कोशिशें हैं वो पाकिस्तान के शहर, कस्बा और गाँव तक पहुँच गई। और यही वजह है कि आप देखें अवाम जो है, अभी आप पिछले दिनों देखें परसों हमारा महंगाई के खिलाफ जलसा हुआ था, बड़ा कामयाब हुआ था। उससे पहले आप लाहौर में जो पेशी हुई थी उसमें आपने देखा था कि वो लोग किस तरह इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि अब वो ये इस निज़ाम से बेजार आ गए हैं, वो भी तब्दीली चाहते हैं। लेकिन वो क़ुव्वतें जो हमारे ऊपर मुसल्लत हैं और जिनका सारा जो कारोबार है, जो आमदनियाँ हैं और जो जायदादें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सरकारी खर्च पे चल रही है, तो वो किसी तरह भी सरकार को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। बिल्कुल। और इसमें हमारे इदारे उनकी मावनत कर रहे हैं और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि इनसे मुल्क और कौम को छुटकारा मिल जाए, ताकि हमारी यहाँ तालीम, सेहत और रोज़गार ये परवान चढ़े, और जो बच्चे, हमारी आने वाली जो नस्ल है वो इस मतलब आने वाले वक्तों में एक अच्छे और एक खूबसूरत और पुरअमन पाकिस्तान की बुनियाद रखें। बिल्कुल, आमीन सुमा आमीन, हम दुआ गो हैं। गजाला जी, आप बताइएगा इंतखाबी मुहिम कैसी चल रही है? जो आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनका क्या जो है वो विजन है, क्या समझती हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। मेरे जो ये 3 भाई जो इलेक्शन में जो खड़े हुए हैं, देखिए शाह साहब के ज़ेर साया तरबियत पाकर कुंदन बन चुके हैं। अपनी अपनी फील्ड में माशाल्लाह ये लोग पहले ही लोगों की मदद कर रहे थे, अब ज़्यादा वसी पैमाने पर करेंगे। इनका विजन यही है कि भाई कोई गरीब भूखा ना सोए, किसी के घर में परेशानी ना हो, बच्चों को एजुकेशन की परेशानी ना हो, बच्चों की शादियों में कोई मसले मसाइल ना हो। तो हम इन्हीं कोशिशों को साथ लेकर चल रहे हैं। हमारा इरादा ये है कि हम अपने खानकाह बुखारी की तरफ से सेहत कार्ड का भी इजरा किया जाएगा, ताकि जो लोग इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते वो इलाज भी करवा सकते हैं।
ब्लड टेस्ट की सहूलत दी जाएगी, राशन तो हमारी तरफ से घरों पर पहुंचाया जा रहा है, लोगों के घरों में अमूमन जो मसले मसाइल चलते रहते हैं हम उन्हें भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जो सैयद शरफुद्दीन अली बुखारी साहब हैं, इनमें ये लोगों को इनकलाब बर्पा कर देते हैं, लोगों की दीनी ज़िंदगी में भी और दुनियावी ज़िंदगी में भी। इंसान वो होता है जो इंसान को जिसकी बात सुनकर उसका दिल बदल जाए। बिल्कुल, हम दीन के करीब तो हुए हैं, हमारे घर के मसले मसाइल भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गए। क्यों कि हम दीन कुरान को सुनकर और समझकर इस बात पर पहुंचे हैं कि भाई आप जिस हाल में हैं उस हाल में खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सबर शुक्र करना सीखे ना, ये सबसे बेसिक बात है। आपके पास जो बिल्कुल आपके पास जो वसाइल हैं आप उसी में रहते हुए अपने अखराजात को कंट्रोल करें, बिल्कुल कंट्रोल करें। और अगर हमने ब्रेक को नहीं कंट्रोल किया तो ब्रेक हमसे नाराज हो जाएगी। ब्रेक आ गई है नाजरीन, बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। आप लोग कहीं जाएगा वो देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम क्या है वो आप सबको पता है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं हम हसन की जानिब। हसन हमें बताइएगा कैसे चल रही है इलेक्शन की तैयारियां? इलेक्शन की कैंपेन जो चल रही है, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात और उनके सवालात के जवाब दे रहे हैं कि देखें अल्लाह ताला उस कौम की हालत जब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत बदलने का खुद तहिया ना कर ले। और अल्लाह ताला जैसी कौम होती है वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत करते हैं। देखें अगर कौम ज़िद आ चुकी है ना, जो कौम परेशान है, हालात के जद में आके मजबूर है और मतलब इस सिस्टम से बेजार हो चुकी है, तो कौम को खुद खड़ा होना पड़ेगा। देखें कुरान में सूरह तौबा में आया था ना, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। तो आप पहले तो ये देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी तालीमात पे कौन पूरा उतर रहा है। देखें कहना आसान है लेकिन उसको करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये ईमान वालों वो क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। तो हमारे कैंडिडेट हैं वो डोर टू डोर जाके अपना नज़रिया, अपना फ़लसफ़ा, जो हमारा नुक्ता नज़र है वो सामने रख रहे हैं कि किस तरह से हम इस माशरे को बचा सकते हैं। देखें हर किसी को मौका दिया प्लेटफॉर्म पे आके वर्क करें, कौम के लिए खिदमत करें, कौम के लिए कोशिश करें, पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए कोशिश करें। लेकिन क्या वही रिपीट चेहरे आते रहेंगे? अगर कुछ नए चेहरे आपके सामने आए तो उनको भी मेरी दरख्वास्त है आवाम से कि उनको भी मौका दिया जाए, जो कुरान के नज़रिए, इस्लाम के नुक्ता नज़र पे आगे लेके चल रहे हैं। जो शाह साहब अब्बा जी सरकार का जो बयान है, देखें सबसे बड़ी बात होती है लीडर की कि उसके लिए अमानतदारी और सदाकत, सादिक और अमीन होना बहुत ज़रूरी होता है। और वही लीडर अगर जो कहे और उसे करे तो मैं कहता हूँ कि उसकी धाक दिलों में बैठ जाती है। और देखें वो ईसा अलैहिस्सलाम की भी कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईसा इन हवारियों के दिल में तुम्हारी इज्जत किसने डाली? तो फरमाया ये अल्लाह तूने डाली। तो अवाम के दिलों में अगर उतरना है तो अवाम के दर्द को समझना पड़ेगा, उनके दर्द को। अगर अवाम के दिलों में उतरना, इनकी खिदमत करनी होगी तो आपने अपनी ज़ात से पहले फर्स्ट स्टेप उठाना है। तो जो खानका बुखारिया ने जितनी सतह पर इन 15 से 20 सालों में वर्किंग करी, सीना ब सीना लोगों को जोड़ा, जैसे हमारे मॉर्निंग शोज हो रहे हैं तो लोग आ रहे हैं। देखें आप नौजवान बोल रहा है, उसे एजुकेशन मिल रही है और एजुकेशन में शऊर बेदार हो रहा है। अब अगर यही सवालात देखें, अगर अवाम और यूथ में शऊर आ जाए तो मेरे ख्याल से जो आपकी जो करप्ट जो लोग हैं वो आगे स्टेप बढ़ाने से पहले 1000 बार सोचें। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में यही तो फुकदान पाया था कि तफक्कुरुन, फिक्र का अंसर कम हो गया, जो हमें खानका से अब्बा जी सरकार, जो शाह साहब सैयद शरफुद्दीन अली बुखारी जो हमें नज़रिया बता रहे हैं, जो इस्लाम का फ़लसफ़ा बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि तुम्हारे कायद रसूल अल्लाह है, उम्मत के कायद रसूल अल्लाह है, उनकी तालीमात पे क्यों नहीं उतर रहे? अगर आप उनकी तालीमात पे उतरोगे तो अल्लाह ताला आपके कदम जमा देगा। और जिस तरह से हमारे कैंडिडेट कर रहे हैं वो नज़रिया इस्लाम को लेते हुए, और ये दीन फितरत पर है। देखिए दीन इस्लाम दीन फितरत पर है। इस इंसान की जो फितरत है उसके तमाम कवानीन इस कुरान के तहत अगर आप उसमें से निकालें आपको ज़रूर मिलेंगे। आप इंसान की मेंटलिटी, उसके फिजिक्स, उसके तमाम जितने भी क्वेश्चन जो उनके मामलात हैं आपको कुरान से जवाब मिलेंगे। तो क्यों ना हम दूसरी तरफ तहकीक करें, कुरान को तहकीक कर कर उनसे सवालात और जवाबात दें, ताकि देखें कुरान में आयत है ना, ए नबी इनसे कह दीजिए इस किताब की आयतें दिलों पे असर करती हैं, तो हम अपनी बात क्यों करें? अगर इसकी किताब की आयतें, अल्लाह के कुरान की आयतें दिलों पे असर करती हैं, और याद रखिएगा देखें कुरान की बात कहकर पलटना वो बहुत बड़ा गुनाह है। तो अगर हम लोगों ने ये ऑनरशिप ली है खानका बुखारिया से, शाह साहब ने जो हमें तालीमात दी है, हम अगर कुरान को लेके और ये सिस्टम को, लोगों को सवालात उन तक पहुंचा रहे हैं, उनके मसाइल के हल कुरान की रोशनी में बता रहे हैं, तो लाजिम बात है सोल्यूशन है तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे। तो पॉलिसी हमारे पास है, हमारे पॉलिसी भी मेकिंग भी कि इकोनॉमी को स्टेबल कैसे किया जाए। देखें
ग्राउंड रिलेटेड, ग्राउंड से काम करना होता है। बिल्कुल, ग्राउंड से काम करेंगे तो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी और बासानी हो जाएंगी। बढ़ते हैं हम गुलशाद भाई की जानिब। गुलशाद भाई, ये जरा बताइएगा कश्मीर नेशनल मीडिया फाउंडेशन आखिरकार है क्या? आज जी कश्मीर नेशनल मीडिया फाउंडेशन चूँकि एक वफाक में यहाँ पाकिस्तान में कराची में नेशनल मीडिया फाउंडेशन का जो आगाज़ हुआ, तो जो हमारे मरकज़ी चेयरमैन हैं मोहम्मद अली साहब, तो इन्होंने कश्मीर का विज़िट किया, हमारे पास वहाँ गए, प्रेस क्लब में गए, हम सारी सूरत-ए-हाल वहाँ की देखी, तो इन्होंने वहाँ मुझे कश्मीर नेशनल मीडिया फाउंडेशन का प्रेसिडेंट मुकर्रर किया। नेशनल मीडिया फाउंडेशन चूँकि जो एक ऐसा तबका शोबे सहाफ़त में एक ऐसा तबका भी है जो बड़े जर्नलिस्टों की सहूलत के तौर पर जो है वो काम कर रहे हैं, तो इसका बुनियादी मकसद है कि उन्हें बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी फ़राहम करना। जैसा कि हमारे पास वहाँ यहाँ की बात तो मैं नहीं करूँगा, यहाँ के ज़ाहिर हालात से आप वाकिफ़ होंगे, मैं अपनी बात करूँगा, अपने कश्मीर की बात करूँगा। वहाँ पे जो हमारे शोबा सहाफ़त से मुंसलिक अफराद हैं उनके क्या मसाइल हैं, तो उन्हीं मसाइल के हल के लिए नेशनल मीडिया फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर का प्लेटफॉर्म वहाँ पे काम कर रहा है। एक चीज़ ये कि हमारे पास वहाँ पे आप देखें कि जब अखबार प्रिंट होकर तैयार होकर आ जाता है मार्केट में, तो हमारा एक ऐसा तबका भी वहाँ पे काम कर रहा है जिसको हम हाकिर के तौर पर कहते हैं। हाकिर वो अखबार के बंडल सुबह सवेरे उठाते हैं और हमारे जो है कि वो एक एक अखबार करके वो मुतलका स्टेशनों तक पहुँचाते हैं। तो वो लोग चंद हज़ार रुपये यानी 15,000 रुपये, 18,000 रुपये, 20,000 रुपये माहवार के तौर पर काम करें। इसी तरतीब से रिपोर्टरें जिन्हें इदारा लगा देता है कि यार कि उन्हें तनख्वाहें वगैरह तो दी नहीं जाती, उन्हें लगा दिया जाता है किसी काम पे, यार कि आप भी कमाओ और हमें भी खिलाओ, तो ऐसा तबका भी कश्मीर में काम करे, गालबन यहाँ पर भी होगा। तो उन लोगों की सहूलत के लिए काम करना। अब हमने चूँकि सेहत कार्ड पे मरकज़ ने यहाँ से हमें जो जर्नलिस्ट साहिबान हैं और बिलखुसूस ऐसा तबका जो शोबा सहाफ़त में काम कर रहे हैं उनके लिए हेल्थ कार्ड का इजरा हुआ है और 5 लाख रुपया डेथ इंश्योरेंस भी हुई है इस पर। इसके अलावा जो किसी के बच्चे मिसाल के तौर पर डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, किसी और शोबे में बच्चे जा रहे हैं, तो उनकी स्कॉलरशिप के लिए जो है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे फ़ंड रखा गया है। इसके अलावा और भी बेशुमार शोबों में शादी ब्याह है, खुशी गमी है, जो हमारे जर्नलिस्ट साहिबान और बिलखुसूस एक छोटा तबका जो शोबे सहाफ़त में काम कर रहे हैं, तो वो जो इन सहूलियात से जिनकी बराह रास्त उन्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो ये कोशिश कर रही है नेशनल मीडिया फाउंडेशन कश्मीर के ये सहूलतें उन तक पहुँचाई जाए। चूँकि हमारे जो मरकज़ी चेयरमैन है मोहम्मद अली साहब, उनकी ज़ाती कोशिश, ज़ाती काविश और बिलखुसूस वो बड़े मेहनती आदमी हैं और बड़ी एक लगाव से और बड़ी दिलचस्पी से इसमें शोबे में काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत नेक तमन्नाएं और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। बढ़ते हैं किचन की दुनिया में। जी शेफ बताइएगा, बिल्कुल हो गया हमारा कंप्लीट रेसिपी। सालन हमारा तैयार हो गया है बिल्कुल। कच्ची हल्दी का सालन। जी, कच्ची हल्दी का सालन। जबरदस्त। डिश आउट कर दिया आपने? जी, मैंने डिश आउट कर दिया। जरा प्रेजेंटेशन देखते हैं। मैं तो एलसीडी में ही देखती हूँ, आपकी प्रेजेंटेशन बाकमाल होती है हमेशा, माशाल्लाह, वेरी नाइस। और थोड़ा सा बोल को घुमाएं कैमरे की तरफ ताकि हमारे डीओपी भाई जो उसको फोकस कर सके और हमारी तरह सब। ओ वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, नाइस। और ये जो है वो देखने में तो लग रहा है कि बहुत हसीन और जमील, खुशबू भी आ रही है, अरोमा भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, लेकिन टेस्ट करके आपको बताएंगे इंशाल्लाह। आपसे कल मुलाकात होगी शेफ सैरी, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन, ये हमने शेफ से जो है वो अल्लाह हाफिज़ कर दिया क्योंकि हमारा सेगमेंट जो है वो मैसेजेस की जानिब बढ़ने वाले हैं, क्योंकि प्रोग्राम का पहला सेगमेंट ख़त्म हो गया, पता नहीं चला। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कौम एक प्लेटफार्म पे आ जाए और जो इस तरह की ये अभी इस वक्त जो चल रही है सिचुएशन, और पढ़े लिखे लोग, यूथ हमारी जब सियासत में आएगी, हुकूमतों में आएगी, तो इंशाल्लाह तब्दीली भी आएगी। और इसी तब्दीली के लिए जो हमारी कोशिशें जो हम एक अरसे से कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला जो मुस्तक़बिल करीब में हमें नज़र आ रहा है कि ये पहले जो लोग कहते थे, लोग मायूस हो गए थे, कौम मायूस हो गई थी, अब उसमें एक उम्मीद की किरण फिर नमूदार हुई, जागी है। तो इसको अब हमारी अपनी कोशिश है, हमारी आपकी आम आदमी की, कि इसको अब मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ और इस मुल्क के जो क्राइसिस हैं उससे निकाल के इसको, जैसे कि एक ज़माने में ये एशियन टाइगर बनने जा रहा था, लेकिन साजिश को तहत इसको पीछे ढकेला गया। बिल्कुल सर, सर हमारे पास टाइम जो है वो कम है, बस एक छोटा सा पैगाम आपने देना था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पैगाम बहुत खूबसूरत है। क्या कहना चाहेंगे गजाला? मैं ये कहना चाहूँगी कि आका अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक कुरान पाक और एक अहले बैत। बदकिस्मती से हमने इन दोनों चीज़ों को ही छोड़ दिया है।
اس سے پہلے کہ قرآن شریف ہمارے درمیان سے اٹھا لیا جائے، تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ قرآن شریف کو کھول کر پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وقت آ گیا ہے کہ ہم سچوں کا ساتھ دیں۔ بالکل زبردست، کیا کہنا چاہیں گے حسن، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام تو یہی ہے کہ خدا سے سوال کرنے میں مخلصی کا کردار ادا کریں، کیونکہ عطا کرنا اور محروم کرنا اسی کے ہاتھ میں۔ اگر ہماری نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ عطا کرنا اور محروم کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو قرآن کو اپنے سینوں میں وابستہ کریں، سینوں کے اندر اس کا نور اپنے اندر بٹھائیں، اور اپنے قلب کو پاک کر کے، جیسے لا یمسہ الا المطہرون، اپنے قلب کو پاک کریں تو سینے میں قرآن کا نور آئے گا۔ جب آپ کا نور آئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ جیسے ہم خانقاہ میں سینہ بسینہ کام کر رہے ہیں، آئیے جڑیے، خانقاہ بخاریہ پلیٹ فارم جائیں، دیکھیں، چیک کریں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں۔ قرآن احادیث کی روشنی میں آپ کو تعلیمات دی جا رہی ہے، ہر طرح کا سیاسی سماجی شعور آپ کے اندر بیدار کیا جا رہا ہے، آپ کے سامنے اگزامپل ہے۔ تو میری بس یہی سوال، ایک گزارش ہے کہ جس طرح ہم کام کر رہے ہیں اس طرح سے قرآن کو پڑھ کر اس پہ عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے گلشاد بھائی؟ جی، میں اپنی کشمیری عوام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ایک نہ ایک دن ضرور آپ آزادی کی صبح دیکھیں گے، اور میں پاکستانی عوام سے بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ پاکستانی عوام جس طرح گزشتہ 73 سالوں سے کشمیریوں کی پشت پہ کھڑی ہیں، اسی ترتیب سے وہ مظلوم، محکوم اور بے بس کشمیری عوام کی آواز ہمیشہ بنتے رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ بالکل، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ اور بہت ہی بہترین، آپ سب کا، چاروں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہے وہ اپنے بزی اسکیڈول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکال کر تشریف لائے، اور بہت اچھی اچھی باتیں ہوئیں تمام معزز مہمانوں سے۔ خانقاہ بخاریہ کے حوالے سے بھی ہم نے جانا، پی ٹی آئی کا بھی منشور جاننے کی کوشش کی کہ آخر کار اب مزید ہونے کیا والا ہے، کیونکہ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بہت نازک دور ہے، بہت مشکل دور ہے، لیکن ہم دعا گو ہیں اور دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک سے ہمیشہ، کیونکہ وہ سنتا ہے ہم سے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور جب ہم لوگ اتنے گنہگار ہیں، ہماری اتنی سنتا ہے، سوچیں اگر ہم قرآن اور دین کی روشنی کی طرف راغب ہو جائیں گے تو پھر ہمارا جو کنیکشن ہے وہ کتنا زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا۔ آپ سب سے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ انشاءاللہ۔ یہاں پر ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے میٹرو ون نیوز کا، وہاں پر ڈیلی اپلوڈ ہوتا ہے ہمارا شو۔ آپ لوگوں کی ریسیپیز جیسے شیف ہمیں بتانا سکھاتی ہیں، بتاتی ہیں کہ یہ والی ریسیپی بھی ہے، اس میں کچھ بھی اگر رہتا ہے، کچھ چیز رہ جاتی ہے تو آپ لوگ وہاں سے جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی ایسا پارٹ جو کہ ہسبینڈ نے اچانک کہا کہ گیس آ رہا ہے، سنو بیگم جا کے جلدی سے یہ چائے بنا لو، تو آپ نے وہ چیز، وہ پارٹ شو کا چھوڑ دیا اور آپ پریشان ہیں، تو پریشان نہ ہوئیے، میٹرو ون کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، وہاں پر جائیں، ڈیلی آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، وہاں سے جو بھی چیز آپ کی رہ گئی آپ تفصیل سے آرام سے رات میں دیکھیں۔ یہاں پر بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں، تھوڑی دیر میں دیکھتے رہیے نیوز مسکراتی صبح۔